हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस मिनी मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। जॉन लॉक इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट रिवील्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ किस कॉन्सेप्ट की बात की। ऑप्शन नंबर 1 टू वे कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल राइट्स, ऑप्शन नंबर डी इंडिविजुअलिज्म। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में लिख देते हैं। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1690 में आ जाती है एंड इस कॉन्टेक्स्ट में जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया विच इज़ बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। और ये बोल जॉन लॉक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के पास 3 नेचुरल राइट्स होते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द कॉम्युनिटेरियन फिलोसोफर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको कॉम्युनिटेरियन फिलोसोफर कौन है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1 अर्नेस्ट बाकर, ऑप्शन नंबर 2 मर्स क्रेंस्टन, ऑप्शन नंबर सी फेडरिक हाइक या ऑप्शन नंबर डी माइकल सैंडल। सो इनमें से कम्युनिटेरियन थिंकर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी माइकल सैंडल। इसको समझते माइकल सैंडल जो है ये एक कम्युनिटेरियन फिलोसोफर था और उसने क्रिटिक कर दिया था जॉन रॉवल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉवल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को ये क्रिटिसाइज कर लेते हैं और ये क्रिटिसाइज कर लेते हैं जॉन रॉवल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को, पर्टिकुलरली लिबरल्स का जो अनएनकम्बर्डेड सेल्फ होता है, सेल्व्स होता है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं और बोलता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो अनएनकम्बर्डेड नहीं होते हैं, वो एनकम्बर्डेड सेल्फ होते हैं। मतलब वो पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट से जो बिलोंग करते हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो अनकम्बर्डेड नहीं होते। ये कॉम्युनिटेरियन फिलोसोफर माइकल सैंडल का मानना था। Question number 3. Which of the following pair is incorrectly matched? Theory of natural rights, Hobbes; theory of legal rights, Austin; idealistic theory of rights, Hegel; social welfare theory of rights. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जॉन लॉक ने कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स नहीं दे दिया, बल्कि इन्होंने नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है वो दे दिया एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। Question number 4. Members of Constituent Assembly of India were option number 1 डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट हुए थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे या फिर वो नॉमिनेटेड हुए थे। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 3। वो एक तो इनडायरेक्ट, कुछ तो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे एंड कुछ जो है वो नॉमिनेटेड थे। मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टेट, जो प्रिंसिपल स्टेट्स के मेंबर्स थे वो इलेक्ट हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस। इनडायरेक्टली जो प्रिंसिपल स्टेट के मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे एंड जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो नॉमिनेटेड भी थे और इलेक्टेड भी थे। नॉमिनेटेड प्रिंसिपल स्टेट के मेंबर्स थे और इलेक्टेड जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स थे। Question number 5. Who said that forces of great power in nations are prescriptions in favor of local rights and private property, of habits of life, prejudice in favor of old decencies, the family, and the religious dogmas? Clinton Roster, Arnold Garcia, रसल क्रिक या फिर ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रसल क्रिक। रसल क्रिक जो है वो कंजर्वेटिव थिंकर, एक कंजर्वेटिव थिंकर थे और उनका ये मानना था कि दैट कंजर्वेटिज्म जो बेसिक एसेंस है कंजर्वेटिज्म का था वो प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट मॉरल ट्रेडिशंस ऑफ ह्यूमैनिटी था। क्वेश्चन नंबर 6। द बुक वुमेन एस्टेट्स वाज रिटन बाय। वुमेन एस्टेट्स इनमें से किसने लिखी थी? जूलियट मिचेल, केट मिलेट, साइमन डी ब्यूरा या फिर वोल्स्ट्रॉन क्राफ्ट।
आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द जूलियट मिचेल ने ये जूलियट मिचेल जो था ही वॉज अ न्यूजीलैंड बॉर्न ब्रिटिश राइटर और इन्होंने ही ये बुक लिखी थी। एक सोशल फेमिनिस्ट थी जूलियट मिचेल और इन्होंने साइको एनालिटिक थेरी को यूज़ किया एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेक्सुअल डिफरेंस और इसी ने वुमेन एस्टेट लिखा था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वर्कड फॉर द एनिमल राइट्स, इनमें से किसने एनिमल राइट्स के काम किया है। ऑप्शन नंबर 1 शम्पचर, ऑप्शन नंबर 2 पीटर सिंगर, ऑप्शन नंबर सी जॉन स्मिट्स या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पीटर सिंगर जो है इन्होंने वर्क कर दिया था फॉर द एनिमल राइट्स। पीटर सिंगर led the animal rights movement and Peter Singer argue करते that altruistic concern for all the human beings of the other species derived from the fact that the sentiment being they are capable of suffering। पीटर सिंगर के अकॉर्डिंग वो एडवोकेट कर लेते हैं एनिमल राइट्स के, इनके अकॉर्डिंग कि जो फीलिंग ऑफ सफरिंग है वो एनिमल्स में भी होती है और वो ह्यूमंस में भी होती है और वो एनिमल्स में भी होती है, इस वजह से ये एडवोकेट कर लेते हैं एनिमल राइट्स। Question number 8. Diverse cultures offer concrete alternative is a hypothesis presented by option number 1 Will Kimlicka, option number B Amy Gutman, option number C Charles Taylor या फिर option number D Arthur C. Singer। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विल किमलिका। विल किमलिका ने आइडिया दे दिया था मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप का। इनके अकॉर्डिंग कल्चर जो होते हैं वो एक वैल्यूएबल और अलग डिस्टिंक्ट चीज़ होती है जो इंडिविजुअल्स को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स को एक आइडेंटिटी भी प्रोवाइड कर लेते हैं। एंड शी रिप्रेजेंटेड द हाइपोथेसिस दैट डाइवर्स कल्चर्स ऑफर कंक्रीट ऑल्टरनेटिव। जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं वो हमें क्या ऑफर कर लेते हैं, वो हमें कंक्रीट, वो हमें अच्छे से ऑल्टरनेटिव जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप पे विल किमलिका ने अपना आइडिया दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है। Assertion: Ecologism starts from a conception of humanity or human needs. Reason: Green politics or eco-politics is a political ideology that aims to foster an ecologically sustainable society rooted in environmentalism, non-violence, social justice, and grassroots democracy. Which of the following are correct? Which of the following is considered as Magna Carta of the company? Option number 1 Royal Charter by Queen Elizabeth. Option number 2 Farrukhshar's Farmans. Option number C Treaty of Allahabad. Option number D Charter Act of 1813. So answer रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फर्रुखशार का फरमान जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। 1717 में जो मुगल एम्परर फर्रुखशार था, इन्होंने एक फरमान इशू कर दिया था जिसको माग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, जो क्या देता है, जो कंपनी को प्रिविलेज देता है किसके लिए, ट्रेड करने के लिए बंगाल में। Question number 11. Functions of the Finance Commission are option number 1 to allow the withdrawal of the money out of the Consolidated Fund of India, option number 2 to allocate it between the states the shares of the proceeds of taxes, option number C to consider the application for grant and aid from states, option number D to supervise and report on whether the union and the state governments are levying the taxes in accordance with the budgetary provisions. Answer is option number B, that is 2 and 3.
to allocate the taxes between the shares to allocate between the states the shares of the proceeds of taxes को states and center के बीच में जो है allocate कर लेना and to consider the application for the grant in aid from states. Functions of the finance commissions are to recommend the distribution of the net proceeds of taxes between the center and state, the principles that govern the grant and aid to the states, and the measures needed to augment the consolidated fund of states. Next question. According to the National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can be its chairman? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन इनमें से कौन हो सकता है? एनी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हो सकता है चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ द चेयरमैन एंड द 4 मेंबर्स. एक तो चेयरमैन होता है इसमें एंड 4 मेंबर्स होते हैं एंड चेयरमैन रिटायर्ड जज ऑफ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एंड जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सर्विंग या तो फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं एंड द 2 पर्सन्स हैविंग द नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स. Question number 14. Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment? Abolition of child labor जो है वो कौन सा आर्टिकल के साथ डील कर लेता है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 45, आर्टिकल 330 या फिर 368? आर्टिकल 24 जो है वो डील कर लेता है चाइल्ड लेबर के साथ. आर्टिकल 45 तो एजुकेशन के साथ डील कर लेता है और आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ डील कर लेता है. और आर्टिकल 300 तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससीज एंड एसटीज के साथ डील कर लेता है. आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 45 early childhood care and education, and article 300 reservation of seats for SCs and STs. Question number 15. Indian Constitution is called a living document because Indian Constitution को living document क्यों कहा जाता है? Option number 1. Indian Constitution is open to change as per the changing needs of the society. Indian Constitution जो है उसमें change होती जा रही है जैसे कि society में change आती जा रही है. या फिर option number 2. The Constitution provides a flexibility of interpretation for both political class as well as judiciary. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Indian Constitution is a sacred document but not a static one. It allows changes if the demand is made by the society. After independence, several amendments. Independence के बाद Indian Constitution में बहुत सारे amendments जो है वो हो गए हैं as per the need of the society. और Constitution जब से बना है political class ने जुडिशरी ने इसको सब्जेक्ट इट इज़ सब्जेक्ट टू द मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. इसको बहुत बार इंटरप्रेट किया गया है. जुडिशियल जजमेंट्स हैव लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिविल डॉक्ट्रिन्स. क्वेश्चन नंबर 16. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है. फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स. फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल सही है. आईटी ऑफ द रेजिडुअल पावर्स कनाडा से लिया है हमने, ये थोड़ा मिसमैच हो गया. रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से ले लिया है. जुडिशियल रिव्यू हमने फ्रांस से नहीं ले लिया. डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स एरिस से ले लिया. तो हमारा आंसर 1, 2, 3 एंड 5 रहेगा. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. With reference to the members of Constituent Assembly, consider the following statements.
डिफरेंट कम्युनिटीज़ वेयर रिप्रेजेंटेड इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है उनको रिप्रेजेंट किया गया था इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। प्रिंसिपल स्टेट्स वेयर गिवन नो रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल स्टेट्स को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3, महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना वेयर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले ही हम महात्मा गांधी एंड जिन्ना जो थे दे वेयर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेंसिल स्टेट्स वेयर गिवन द नो रिप्रेजेंटेशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द सीट्स इन द ईच प्रोविंस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 3 कम्युनिटीज़ के बीच में, दैट इज मुस्लिम, सिख्स एंड इन जनरल। Members of the com- members of the each community in the provincial legislative assembly elect their own representatives by the method of proportional representation. Mahatma Gandhi and Jinnah जो थे they were not the members of constituent assemblies. Question number 18. Which among the following statements correctly describe the fourth schedule? Fourth schedule के बारे में आपको बताना है. It contains the scheme of the distribution of powers between the Union and states. It contains the language listed in the Constitution. It contains the provisions regarding the administration of tribal areas. It allocates the seats in the Council of States. So option number D जो है ये correct answer रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 7th शेड्यूल के साथ डील कर लेता है एंड लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल के साथ डील कर लेता है. Question number 19. As per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? Deputy Prime Minister, former President, Governor of the State, Speaker of Lok Sabha. Option number first, that is Deputy Prime Minister. That is Deputy Prime Minister. Order of precedence अगर हम देखेंगे सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट्स. Consider the following statements. Free and compulsory education to the children of 6 to 14 years group by the state was made a fundamental right by the 76th Constitutional Amendment. Sarva Shiksha Abhiyan seeks to provide the computer education even in rural areas. Education was included in the concurrent list by the 42 Amendment Act 1976 to the Constitution of India. It was 86th Constitutional Amendment Act. Statement 3 is the correct. So हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. पार्लियामेंट ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया एंड सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू अचीव द यूईई, दैट्स यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में हुआ था, उसके थ्रू जो है यूनियन लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया एजुकेशन जो है इट वाज इंक्लूडेड इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट. सो ये थे आज हमारे 20 क्वेश्चंस मिनी मॉक टेस्ट में. आपको सेशन पसंद आया नहीं आया आप मुझे कमेंट में बताएंगे. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे.